नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। मैं रंजीत आर्य और आपके लिए आज लेकर आया हूँ सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मैं आपके लिए आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर रह कर के स्वस्थ होंगे और ये वैश्विक महामारी से बचने की कोशिश कर रहे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वैश्विक महामारी से बचते रहें और बाहर ज़्यादा नहीं निकलें, वही ठीक है। और ये वैश्विक महामारी आज पूरे विश्व में फैली हुई है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसमें हम देखेंगे आज सत्ताएं कितनी और उस जितने भी संघ हैं तो उनको देखेंगे। तो उससे पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी मित्रों आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखेंगे और पूरा जब देखोगे तो आपको डीपली से ये चैप्टर समझ में आएगा। ये चैप्टर मैं आज उस ढंग से समझाने वाला हूं जो कि आप सोच कर भी नहीं आए होंगे। मैं वैसे इस चैप्टर को डीपली से समझाने वाला हूं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप जैसे और मित्रों को भी मेरी हेल्प उनको मिलती रहे और उनको पहुंचती रहे और वो बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहें। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को, ताकि आपको जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर करने के लिए मेरे से आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर चैट कर सकते हैं, मैं आपसे तुरंत रिप्लाई दूंगा। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इनको देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा आपको। आसियान संघ और यूरोपीय संघ, इसके बारे में बताऊंगा। मार्शल योजना बताऊंगा और भी बहुत कुछ बताऊंगा। चलिए, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने वाली सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो दो महाशक्तियाँ थीं, वो दो महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है तो उसके बाद में दो जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र थे उन्होंने अपने जो मुकाम पाया, उन्होंने सफलता पाई। वो दो वैकल्पिक केंद्र कौन से हैं तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो वो वैकल्पिक केंद्र हैं, मेरी बैटरी लो कर रही है, कोई नहीं, आपके पहले वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में कुछ करूंगा, तब इसको चार्ज करूंगा। चलिए, आसियान और यूरोपीय संघ, ये दो वैकल्पिक केंद्र इन्होंने बहुत सी सफलता पाई है। तो आसियान यूरोपीय संघ दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं तथा विवादों को सुलझाने की सफलता पाई है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इन्होंने, आसियान और यूरोपीय संघ जो हैं, दोनों ने अपने क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हैं, जैसे विवाद हैं, लड़ाई हैं और भी बहुत समस्याएं होती हैं क्षेत्रों में, वो उनको सुलझाने में सफलता पाई है। इसने बहुत ही लोगों की मदद की, इसलिए ये आज उभर कर आए हैं, आसियान और यूरोपीय संघ। इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही वीकली से, बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। हमारा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, इसके कोई पार्ट नहीं आएंगे, आपको एक ही चैप्टर पूरी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले मार्शल योजना क्या है। तो दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उससे यूरोप बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने की ज़बरदस्त मदद की। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप में कंगाली छा गई। जब यूरोप में कंगाली छा गई, यूरोप में पैसा नहीं, अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था यूरोप के पास, तो यूरोप ने अमेरिका से मदद मांगी। तो अमेरिका ने उसकी प्रभावित होकर अच्छे से ज़बरदस्त मदद की। उसी को मार्शल योजना कहा जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। दोबारा से फिर बता देता हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब यूरोप के पास कुछ नहीं था। तो यूरोप के पास कुछ नहीं था, तो यूरोप बहुत प्रभावित हुआ। यूरोप से जो दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। यूरोप के पास अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए अमेरिका ने सुधारने की कोशिश की और उसको सुधारा, ज़बरदस्त तरीके से सुधारा। तो इसी को हम लोगों ने मार्शल योजना का नाम दिया गया, ये मार्शल योजना। तो इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। आई होप आपको ये बिल्कुल डीपली से समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बना, यूरोपीय परिषद कब बना, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनी, ये सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है वो 1948 ईस्वी में बना। यूरोपीय परिषद 1949 ईस्वी में बना। यूरोपीय
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बना, यूरोपीय संघ 1992 में बना और आसियान 1967 में बना। चलिए आगे देख लेते हैं हम आगे। और आसियान 1967 में बना, आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में बना। हाँ, इसमें एक चीज़ आई कि जब आपको कहीं पूछा जाता है कि आसियान कब बना तो 1967 में बना, अगर कहीं पूछा जाता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच कब बना तो उसको 1967 नहीं कहना है, उसको कहना है 1994। क्या कहना है? 94 कहना है। ये दिक्कत मर के कर देना, ये बहुत ही गड़बड़ है, इससे नंबर कट जाते हैं। चलिए, तो ये अलग अलग हैं दोनों, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब सबसे पहले मैंने बताया था यूरोपीय संघ और आसियान, तो ये इनको यूरोपीय संघ को सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय संघ क्या था, तो इसके बारे में हम पहले डीपली से जानकारी लेंगे। चलिए देख लेते हैं तो यूरोपीय संघ के बारे में। तो एक मिनट, यूरोपीय संघ के बारे में देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या था? तो यह संगठन आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादातर राजनीतिक होता गया। मतलब पहले ये आर्थिक सहयोग संस्था वाली संस्था थी, मतलब आर्थिक सहयोग करती थी लोगों का। बहुत राज्यों का इसने आर्थिक सहयोग किया है, मतलब पैसे का सहयोग किया है। और ये कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इसको बदलकर ज़्यादातर राजनीतिक होने लगा, मतलब इसमें राजनीति होने लग गई। तो ये आर्थिक सहयोग वाली संस्था नहीं रही। अब यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। क्या? अब विशाल जो राष्ट्र होते हैं उनके राज्य की तरह काम करता है। इसके पास अपना झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, मुद्रा है। हाँ, किसी संघ के पास आज तक देखा गया है कि न तो झंडा है, न गान है जो राष्ट्रीय गान होता है, न स्थापना दिवस है उसकी, न मुद्रा है। लेकिन यूरोपीय संघ के पास झंडा भी है, राष्ट्रीय गान भी है, स्थापना दिवस भी है, मुद्रा भी है। समझे? लेकिन एक चीज़ में ये असफल रहा है। किस में रहा है? तो ये भी बता देता हूँ आपको। तो ये रहा था संविधान बनाने में असफल रहा था, वो भी 2003 में जब इसने संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें असफल रहा, इसने संविधान को नहीं बना पाया। तो यूरोपीय संघ की विशेषता क्या थी? तो यूरोपीय संघ की विशेषता बता देता हूँ, बहुत ही भयंकर विशेषता थी ये। जबरदस्त आर्थिक राजनीतिक सैनिक प्रभाव थे इसमें, जबरदस्त। इसमें ज़्यादातर बहुत ही आर्थिक स्थिति ठीक थी इसकी, राजनीतिक प्रभाव भी बहुत अच्छे थे। इसकी सैनिक जो थी, सेना थी, बहुत ही ज़्यादा थी। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये। 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यही थी दुनिया की। और आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे है इसमें घरेलू सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है इसका सकल घरेलू उत्पादन। इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा है। यूरो मुद्रा जो है अमेरिका के डॉलर से भी बड़ी है और उसके लिए खतरा बन सकती है ये। आगे देख लेते हैं हम आगे क्या है। तो आगे वाला है विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी है इसकी। विश्व में जो व्यापार होता है, व्यापारिक संगठन है, उसने बताया है कि इसकी जो यूरोपीय संघ की जो व्यापार की व्यवस्था है वो अमेरिका से 3 गुनी बड़ी है। और इसके 2 सदस्य देशों को वीटो पावर भी मिली हुई है, ब्रिटेन और फ्रांस। कौन सा? ब्रिटेन और फ्रांस। समझे? इनको ना वीटो पावर भी मिली हुई है। आगे देख लेते हैं हम अपना आगे क्या है। आगे है दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी है इस पर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है इसकी। यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसके पास 550 के करीब परमाणु हथियार हैं। लेकिन भारत के पास कितने? भारत के पास 80 से प्लस में है, 80 से प्लस में, 80 से कुछ ज़्यादा होंगे, बस इतने ही हैं। लेकिन इसके पास 550 हथियार हैं। बताइए कितनी बड़ी सैन्य शक्ति है ये बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन इसमें क्या है कमियां इनकी? लेकिन कमियां बहुत ही मजबूत, बहुत ही कमज़ोर कर देती हैं किसी चीज़ को। अगर किसी के पास अच्छाई अगर 10 हैं, अगर उसमें एक कमियां भी निकल जाती है तो ये मान लो आदमी को बिल्कुल खौला के रख देती है अंदर से। इसीलिए कहता हूँ कि किसी चीज़ में कमियां नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कमियां हैं, वो कमियां आपको बताने की कोशिश करूँगा। यूरोपीय संघ की कमियां क्या हैं? तो सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, जो सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति होती है और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। समझे? जैसे इराक पर अमेरिकी हमला, फ्रांस ने साथ दिया तथा ब्रिटेन ने विरोध किया। लेकिन ये दोनों यूरोपीय संघ के। एक तो इनका एक राज्य तो भाई साथ दे रहा है, लेकिन दूसरा राज्य है ब्रिटेन, वो विरोध कर रहा है। तो कैसे भाई साहब अर्थव्यवस्था चल जाएगी? कैसे संघ चल जाएगा ये? हैं?
एक का अगर मत नहीं है और दोनों का और एक का मत है तो इसमें तो भाई झगड़ा तो होगा। इसलिए यूरो मुद्रा लागू करने में भी विरोध है भाई। उसके जो देश हैं यूरोपीय संघ के, वो भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं बेकार है, यूरो मुद्रा ही पसंद नहीं है उनको तो। अच्छा अगला देख लेते हैं, अगली क्या इसमें कमियां हैं। अगली कमियां ये है, डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो को मानने का इनकार किया। भाई डेनमार्क और स्वीडन ये दोनों इसके देश हैं और मास्ट्रिक्ट संधि जो इसने यूरो ने चलाई थी, यूरो को मानने का इन्होंने इनकार कर दिया। भाई यूरो को नहीं माना है उन्हें, ये दोनों ही हैं। अच्छा आसियान देख लेते हैं। अभी को आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यूरोपीय संघ क्या था ये आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आगे देख लेता हूँ आसियान संघ क्या है। आसियान संघ का पूरा नाम क्या था वो भी बताऊंगा। पूरा नाम क्या था, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। स्थापना की 5 देश शामिल थे। जब स्थापना हुई तो इसके 5 देश शामिल थे। कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश इसमें शामिल हो गए थे। बाद में कौन कौन से शामिल हुए, तो 5 देश बाद में शामिल हुए, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये 5 देश इसमें शामिल हुए। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी गूगल ड्राइव पर। चलिए तो आपको देख लेते हैं आगे क्या है। आसियान के उद्देश्य क्या है। आसियान संघ भाई साहब उभरा हुआ संघ है, ये भी आपको बताया था मैंने, तो देख लेते हैं इसको। तो आसियान के उद्देश्य क्या हैं। आसियान के उद्देश्य हैं आर्थिक विकास तेजी से करना। इसका उद्देश्य है कि मैं आर्थिक विकास जो है वो तेजी से करूँगा। विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करूँगा। जो हमारा विकास जो रहेगा वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रहेगा। कानून जो रहेगा वो कानून शासन सुधारना, मतलब शासन और कानून सुधारना पड़ेगा हमको। अगर कानून और शासन को कौन सुधारेगा, आसियान सुधारेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के फायदों पर आधारित रहेगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके फायदों पर आधारित रहेगा। और आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए, क्षेत्रीय शांति स्थायित्व को बढ़ावा देना होगा। क्षेत्रीय जो शांति होगी उसको भी बढ़ावा देगा। भाई शांति और बनाए रखो, अच्छे से रहो, कोई टेंशन मत लो, ऐसे इसको बढ़ावा देना होगा। और इसके बाद में आसियान जो शैली क्या है इसको भी देख लेंगे आगे चल के। चलिए सॉरी आसियान शैली क्या थी, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, आज थोड़ा परेशान हूँ, कोई नहीं। आसियान शैली क्या थी। आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित, संयोगात्मक शैली थी। इसका मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान शैली ने काफ़ी यश कमाया है। इसका यश कैसे कमाया है, तो इसका मतलब था अनौपचारिक, टकराव रहित, संयोगात्मक, मेल मिलाप, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एक बार, अनौपचारिक, टकराव रहित, संयोगात्मक, मेल मिलाप, इसका उदाहरण पेश करके आसियान का काफ़ी यश कमाया है इसने। आसियान शैली, तभी इसको आसियान शैली कहा जाता है, समझे। और सबसे तेज रफ्तार करने वाला, विकास करने वाला अगर कोई संगठन है तो आसियान शैली ही है। क्या है, आसियान शैली है। तो आगे देख लेते हैं आसियान शैली के 3 स्तंभ क्या हैं। 3 स्तंभ आसियान शैली के 3 स्तंभ। आसियान सुरक्षा समुदाय। अच्छा, सदस्यों के विवादों को सुलझाना, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, और ये हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, ये था पहला इसका जो स्तंभ है वो आसियान सुरक्षा के समुदाय। तो इसमें क्या करना होता है इसको, कि सदस्यों के जो विवाद हैं उनको सुलझाना है, सही से उनसे बातचीत करनी है, बातचीत के जरिए सुलझाना है, कोई उनसे झगड़ा करके नहीं सुलझाना है, हस्तक्षेप करना है और हस्तक्षेप को जो बढ़ावा देना है इनको, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट बनता है। और इसके बाद में अगला देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे वाला देख लेते हैं, आगे कोई नहीं, चलिए। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय साझा बाजार तथा मुक्त बाजार को बढ़ावा देना। साझा बाजार और मुक्त बाजार, मतलब मुक्त बाजार का मतलब होता है एक दूसरे दूसरे देश तक वो अपना अपना व्यापार कर सकता है, बाजार चला सकता है, इसीलिए होता है। आर्थिक विवादों का सुलझाना, आर्थिक विवाद जो होते हैं लोगों में पैसे के चक्कर में, उसको सुलझाना है। तो ये इसका था। अब तीसरा देख ले, तीसरा क्या है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान देशों के सामाजिक एवं और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। जो आसियान देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो विकास हैं उनको बढ़ावा देना, उनसे कहना भाई और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, उनके पैर नहीं खींचना पीछे को। बहुत लोग देखे हैं ऐसे कि जो पैर खींचते हैं, कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है लेकिन पीछे से उसके लगाए रहते हैं, समझे ना, आप तो समझदार हो।
चलिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना तथा इसके उद्देश्य देख लेते हैं एक बार। ये भी आपको मैंने बताया था कि इसमें कोई गलती नहीं करने देना। आई होप आप गलती नहीं करोगे, मुझे विश्वास है। तो इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुई थी। उद्देश्य इसका है आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति का तालमेल बनाए रखना। हाँ, इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों की जो है उसकी सुरक्षा करना है, इसकी जो विदेश नीति है उसमें भी तालमेल बना के रखना है। चलिए तो आगे देख लेते हैं आगे क्या आसियान संघ 2020 से क्या अभिप्राय है, आसियान विजन। हाँ, आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय। देखो हम लोग सोच लेते हैं कि अरे हम ना छोटे से लेके चलते हैं, अपने ऊपर डाल के चलते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं ही सोचता हूँ कि आप लोगों को अपना जो है स्टडी जो कर रहा हूँ 12th की, वो स्टडी जैसे 20 दिन के अंदर में कर लूँगा कंप्लीट। तो यही होता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं 2020 तक हम ये काम कर लेंगे कि वो कर लेंगे, ऐसे उन्होंने आसियान वालों ने सोचा था। तो आसियान के विजय दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान बहुमुखी भूमिका होगी। तो उन्होंने सोचा था कि 2020 आने तक आसियान की जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुमुखी भूमिका होगी, सबसे बेहतर भूमिका होगी किसकी, आसियान की। और क्या है आगे, टकराव की जगह बातचीत से बढ़ावा देने की नीति, यह भी बात निकाली। कहा कि टकराव से रहित और बातचीत से हम बढ़ावा देंगे, बातचीत से हम इसका सॉल्यूशन निकाला करेंगे। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान ने जो है कोलंबिया के टकराव को समाप्त किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमको मिलता है देखने को। भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। बिल्कुल, इन्होंने भारत ने जो है सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया था। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूँ। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि हम मुक्त व्यापार का मुक्त का मतलब मुक्ति पाना, स्वतंत्र होना, मुक्ति पाना। तो व्यापार में मुक्ति पाना, व्यापार मुक्त, व्यापार मुक्त। तो व्यापार स्वतंत्र होकर एक देश से दूसरे देश में करना। तो ये नहीं है कि सिंगापुर और थाईलैंड से भारत का मुक्त व्यापार हुआ है और भारत कौन जाए अमेरिका से व्यापार करने, ये नहीं होगा। इसमें सिंगापुर में जा सकता है व्यापार करने, सिंगापुर भारत में आ सकता है, थाईलैंड भारत में आ सकता है, भारत थाईलैंड में जा सकता है। ये है, भारत से जब अमेरिका से मुक्त व्यापार व्यापार नहीं है तो फिर क्या जरूरत है भारत में अमेरिका में जाने की, जा ही नहीं पाएगा। सिंगापुर और थाईलैंड में जाएगा जब सिंगापुर थाईलैंड से अगर व्यापार समझौता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्पादन। चीन जितना विकसित हुआ है वह नई आर्थिक व्यवस्था नीति के कारण हुआ है। चीन पहले बहुत ही नीचे था, चीन के पास कुछ नहीं था बिल्कुल। जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या इसके पास बहुत थी, इसके पास उद्योग नहीं थे ज़्यादा, संसाधन नहीं थे ज़्यादा। लेकिन 1978 में इसने मुक्त व्यापार की नीति अपनाकर तरक्की की। इसने ओपन डोर की नीति अपनाई और ओपन डोर की जो नीति थी वो, सॉरी थोड़ा पतला कर लूँ इसे। हाँ, ओपन डोर की जो नीति थी ना, वो नीति ने इसको आगे बढ़ाया है। नीति जो थी ओपन डोर की, सो नीति किसने चलाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देंग सियाओपेंग वहाँ के कोई नेता थे, उन्होंने इस नीति को चलाया। कहा कि अगर जब तक हम इस ओपन डोर की नीति को नहीं खोलेंगे, मुक्त व्यापार की नीति को नहीं खोलेंगे, तब तक हमारा ये चीन है वो विकास नहीं कर सकता। चीन ऐसे ही विकास करता है। तो अगर भाई साहब आज इतना चीन विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि अगर 2040 तक अगर ऐसे विकास करता रहा, अभी तो रुक गया है, अभी तो क्या है, अभी तो कोरोना चल रहा है, उसका सारा कुछ बंद कर रखा है, समझिए ना। अगर वो जैसे विकास कर रहा था वैसे ही अगर करता रहा तो 2040 तक वो अमेरिका से भी बहुत कई गुना आगे निकल जाएगा भाई। इसीलिए कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। रामदेव बाबा ने भी बहुत कहा है स्वदेशी अपनाओ आज, इसीलिए स्वदेशी का नारा लग रहा है भाई। चीन कुछ दिन बाद आगे निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। आजकल भारत अमेरिका तब भी कुछ नहीं कहता है, चीन तो छोड़ेगा भी नहीं, पास में रहता है। अरे तब भी कोई टेंशन नहीं लेने का, हमारी जनता सबसे आगे है, चीन वाले कौन होते हैं हमारे सामने। तो इसी कारण चीन का प्रभाव जो है बढ़ता रहा। ठीक है, चलिए जो है चीन मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया और देंग सियाओपेंग ने इस नीति को चालू किया था उन्होंने। तो इसी कारण उन्होंने चीन प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं 195 के दशक में चीन कैसा था। हाँ अब आया ना,
सॉरी 195 नहीं, 1950, वो मैंने जीरो पीछे नहीं देख पाया था थोड़ा, कोई नहीं माफ़ कीजिए। 1950 के दशक में चीन कैसा था, ये भी आपको बहुत भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है कि 1950 के दशक में चीन कैसा था, इसको समझाइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे बनता है, तो आंसर आपको बता देता हूँ। 1949 में जब माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, जो माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, कौन थी, चीन। कौन थी, चीन थी भाई, चीन। तो और आर्थिक रूप से पिछड़े चीन की साम्यवादी दुनिया से तथा पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ लिए। चीन ने क्या किया कि साम्यवादी दुनिया से पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ लिए थे, और ऐसे में गुजारा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वो अपना गुजारा ही कर पा रहा था। मैंने आपको बताया था स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, गुजारा ही कर पा रहा था। खेती से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाना, विदेशी मुद्रा की कमी थी इसमें, इसके पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल नहीं थी। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है इसमें। तो इसकी है कि और इसलिए आयात होने का सामान को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर बनाना शुरू कर दिया इसने क्या किया कि सामान को जो है अपने अपने घर में बनाओ, घरेलू स्तर पर बनाया, और अर्थव्यवस्था 5 से 6% तक के विकास कर रही थी इसकी। लेकिन जनसंख्या 2 से 3% बढ़ रही है भाई, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, संसाधन की कमी पड़ रही है, संसाधन है ही नहीं और जनसंख्या बढ़ रही है भाई। ये तो भाई फिर दिक्कत है, पूरी दिक्कत है ये तो। आगे देख लेते हैं 1970 के दशक में यहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। क्या नीतिगत फैसले लिए गए ये भी आपको बता देंगे क्या है। 1972 में अमेरिकी संबंध भी इसने सुधारे। इसने सोचा भाई अगर हम सोवियत संघ के चक्कर में पड़े रहेंगे तो सोवियत संघ तो अपनों का गुजारा नहीं कर पा रहा, तो हमारा क्या कर लेगा भाई, हैं। इसलिए सोवियत संघ से छोड़ो, अमेरिका से लग लो जाके। अमेरिका के अगर पीछे पड़ जाओगे, थोड़ा बहुत उनके तेल लगाओगे, तो फिर आप अमेरिका आपका थोड़ा बहुत तो मानेगा ही। तो 1972 में इन्होंने अमेरिका से संबंध सुधारना शुरू कर लिए। तो 1973 में चाउ एन लाई वहाँ के नेता हुए हैं, बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया था, और इसी से इसने अर्थव्यवस्था यहाँ की व्यापार अच्छा बढ़ा है। तो ये भी आपको बता देता हूँ, 1973 में जो है चाउ एन लाई वहाँ के नेता थे, उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया। क्या किया, कृषि, पहला कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि, उद्योग, सेना। इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया। तो 1978 में देंग सियोपेंग ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। कुछ दिन बाद देंग सियोपेंग ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। मुझे नाम थोड़ा ये दिक्कत होती है बोलने में, आपको भी होगी, क्या करें, ऐसे नाम होते हैं चीन वालों के फालतू वाले। तो 1978 में देंग सियोपेंग ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। पहले तो चाउ एन लाई थे, उन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का, लेकिन फिर सियोपेंग ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। उसके बाद चीन ने तेजी से विकास किया, और चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया था। तो शॉक थेरेपी मैंने शायद आपको बता दी है पहले, और उस वीडियो को पीछे वाली वीडियो को देख लेना, आपको पूरी समझ में आ जाएगी उसमें। चलो आगे देख लेते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। इसने क्या किया, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 ईस्वी में खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योग का निजीकरण किया, टेक्नोलॉजी उद्योग का निजीकरण किया। चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। जो चीन था वो 2001 में ही विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। भारत व चीन के संबंधों पर चर्चा हुई। हाँ, भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा, ये मैंने हाईलाइट नहीं कर पाया है, एक बात है। ये क्या हुआ कि ये हाईलाइट नहीं कर पाया था मैंने, तो अब आपको कर देता हूँ थोड़ा। भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा करेंगे। अब देखो भारत और चीन के संबंध जो थे वो कैसे थे, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो हम चर्चा इनकी देख लेते हैं क्या है। चलिए, हाँ, एक नारा बहुत प्रसिद्ध था भाई पहले। क्या नारा था वो, तो नारा यह था कि
हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत ही प्रसिद्ध था। हिंदी चीनी भाई भाई का बहुत नारा प्रसिद्ध था। और चीन का 1962 में युद्ध हुआ किसके साथ? भारत से। लेकिन भारत हार गया, भारत की पराजित हुई। और सीमा विवाद जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश, जिसका जो भारत का जो सीमा विवाद चलता है चीन से, वो सीमा विवाद जम्मू कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश से चला था। इस चक्कर में 1962 में युद्ध हुआ, लेकिन भारत हार गया। चीन ने तिब्बत पर हड़प लिया, चीन ने तिब्बत को भी हड़प लिया। और दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी। दलाई लामा थे एक, तो एक दलाई लामा थे शायद इनका तिब्बत के दलाई लामा थे, तिब्बत के रहने वाले। तो उन्होंने क्या किया कि चीन ने क्या किया था कि तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत को हड़प लिया। तो दलाई लामा ने भारत से आकर के शरण मांगी, दलाई लामा ने भारत से आकर के शरण मांगी। लेकिन उससे पहले चीन के साथ भारत का पंचशील समझौता हो चुका था। और समझौते में जो मांगे रखी गई थी वो मांगे यह थी कि मैं आपको बताने वाला हूँ मांगे क्या थी दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस वीडियो को देखने में, और आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो में। आज इसको डीपली मैं समझाने जा रहा हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी भी मेहनत को समझिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरे जैसे मेरे फ्रेंड, मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। चलो तो देखते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौते में क्या बात हुई थी? तो पंचशील समझौता एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता की प्रभुत्ता का सम्मान करना, इनके बाद में बात हुई थी, इनके आपस में बात हुई थी कि अब एक दूसरे के राष्ट्र की संप्रभुत्ता है, जो एक दूसरे का चीन है जैसे भारत है, तो एक दूसरे का सम्मान करना है, कभी अपमान नहीं करना है, और एक दूसरे पर आक्रमण न करना है, कभी आक्रमण मत करना, आक्रमण के लिए मना किया गया था। और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी मत देना। दखल, अब दखल अंदाजी मतलब कैसे, क्या है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। दखल अंदाजी का मतलब यह होता है कि जैसे मेरे घर के पास में 2 मकान हैं, मान लिया एक को चीन एक को भूटान, और मैं हूँ भारत। जब चीन और भूटान में जब लड़ाई हो रही हो आपस में, आप जाकर के उनमें और बढ़ जाओ, एक दूसरे की चुगली कर दो, उनमें और बढ़वा दो, ये दखल अंदाजी हो गई। समझे? आई समझ में? अपने घर में लीजिए, सबसे पहले अपने परिवार में लीजिए, अपने गांव में लीजिए, अपने क्षेत्र में लीजिए, अपने देश में लीजिए, अपने राज्य में लीजिए। उसके बाद बाहर जाइए तो आपको ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको ठीक से वीकली समझ में आएगा। कोई भी चीज़ है आपको समझने का तरीका बताऊं, कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है तो मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। आप इसको कमेंट कीजिए मेरे पास और मैं आपके लिए वीडियो, जो आपको समझ में नहीं आता है आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, आपको ये कैसे समझना है किसी चीज़ को, नोट्स बनाने के तरीका बताऊंगा, सारा कुछ बताने वाला हूं। लेकिन मेरे पास एक बार कमेंट कीजिए तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए, हाँ, इसके पास समानता, एक दूसरे पर असमानता नहीं होगी, समानता होगी, शांतिपूर्ण अस्तित्व होगा, एक दूसरे शांति रखेंगे, न तो किसी से ज़्यादा वो करना कुछ भी, ठीक है। तो ये है इसका। इसके बाद में तो पंचशील समझौता हो गया। और इसमें क्या हुआ था कि दलाई लामा ने जब भारत से शरण मांगी तो क्या हुआ कि भारत से जब दलाई लामा ने शरण मांगी तो चीन ने समझा कि जो भारत है वो हमारे साथ में कुछ दखलंदाजी कर रहा है, समझे ना। तो अब भारत का एक स्वभाव रहा है पहले से कि भारत से अगर कोई मदद मांगेगा, शरण मतलब मदद मांगेगा, दलाई लामा जैसे आए तो भारत से मदद मांगी, अगर भारत से अगर कोई मदद मांगता है तो भारत उसके लिए तत्पर है, तैयार है। तो भारत मना नहीं कर पाएगा, तो भारत ने शरण दे दी उसको, दलाई लामा को। इस चीज़ को सुन करके, इस बात को सुन करके चीन ने क्या किया कि चीन ने सोचा कि भारत जो है पंचशील जो समझौता था उसका उल्लंघन कर रहा है और चीन हमारे साथ दखलंदाजी कर रहा है। मैंने आपको बताया था दखलंदाजी और अंदरूनी मामले मतलब। तो
यही चीन ने सोचा, इसी चक्कर में चीन ने फिर भारत पर आक्रमण किया। वो भी कब किया? तो भारत ने आक्रमण किया 1962 ईस्वी में, तब ये भारत हारा था। चलिए आगे देख लेते हैं भारत और चीन के संबंधों में सुधार, क्या सुधार हुए हैं, तो सुधार देख लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको और देख लीजिए, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है। चलिए भारत और चीन के संबंध जो थे, संबंधों में सुधार कैसे आया वो भी आप सबसे पहले समझाते हैं। तो भारत के चीन के जो संबंधों में सुधार आए, 1962 के युद्ध के बाद लंबे समय तक तो भारत के संबंध ही समाप्त हो गए। भाई किसी से अगर लड़ाई हो जाती, किसी से झगड़ा हो जाता, किसी से युद्ध हो जाता है, तो कुछ समय के लिए जो है बोल चाल आपस की होती है, जो संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं बिल्कुल। न किसी से वार्तालाप होता है, नहीं कुछ होता है। आपको सारा कुछ मालूम है, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है भाई, सबको मालूम होता है। ये आपस में क्षेत्रों में थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। चलिए 1970 के दशक में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन भारत के सुधार का प्रयास किया गया। हाँ, अब राजनीतिक नेतृत्व जो था चीन में वो बदल गया 1970 में। तो क्या हुआ कि 1970 में चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसके बदलने के बाद वहाँ के नेता कोई और आ गए। तो नेता ने सोचा कि भारत के साथ कुछ हमको संबंध बना लेने चाहिए। तो चीन ने ऐसे उन्होंने फिर संबंधों को बनाने की सोची, तो संबंधों को बनाया। तो 1970 में चीन ने भारत से संबंध जोड़ने की कोशिश की, तो भारत ने भी मना नहीं किया, तो बदला। लेकिन चीन भारत के सुधार का प्रयास किया गया। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने की वार्ताएं हुई। सीमा विवाद जो था भारत और चीन का, वो 1981 ईस्वी में इसको सुलझाने की वार्ताएं हुई, बातें की गई। 1988 में राजीव गांधी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने चीन का दौरा किया। 1999 में चीन से व्यापार 30% बढ़ गया। 1999 में जब चीन का व्यापार था वो 30% बढ़ गया। भाई चीन में जब चीन का व्यापार ही यहाँ पर आ गया, तो फिर तो ये मानो कि भारत की जनसंख्या इतनी है कि चीन का व्यापार तो बढ़ेगा ही। भाई इतना सामान खरीद दिया चीन का। तो 1999 में भारत का व्यापार जो था, चीन का व्यापार जो था, चीन से व्यापार जो था वो 30% भाई साहब बढ़ गया। और दोनों विभेद वाले मुद्दों को बातचीत से सुलझाने को तैयार हो गए, समझे। लेकिन आज भी चीन हमारे साथ में अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। देखा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ है युद्ध, हमारे यहाँ के 20 जवान मारे गए। ये चीन की दखलंदाजी है भाई अंदरूनी मामले में, ये बिल्कुल गलत है इसके लिए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक क्लियर होता है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल आर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को और हमारे मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि और भी मित्रों को हमारी जो मेहनत है उसका लाभ पहुंच सके। तो इतना ही बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहोगे कि वीडियो बनाएं तो बनाएं, उसके ऊपर के याद करने का तरीका और कैसे याद करें, याद करने का जो इसको ट्रिक होती है, इसको कैसे याद करें, कैसे समझें और पढ़ने में मन कैसे लगाएं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं और बोलें कि वीडियो ज़रूर बनाइए, समझे। ये आपको अगर कमेंट करके दोगे तभी मैं बनाऊंगा, वैसे नहीं बनाने वाला। तो इतना ही बस, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।